लगाएंगे। एक कहावत है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो बिहार का एक मध्यम तबका, ग्रामीण तबका, ये जो क्षेत्र है ना, खास करके बिहार में जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, उनके बच्चों को कहीं ना कहीं दोयम दर्जे की मानसिकता से ग्रसित होना पड़ता है। तो 90 का दशक जिन लोगों ने देखा है, नरसंहार का दौर जिन लोगों ने देखा है, जिन लोगों ने हत्या, अपहरण, लूट और बलात्कार का दौर देखा है, जिन लोगों ने सड़कों, गड्ढों में सड़क को देखा है, और जिन लोगों ने अपाहिज, अपंग होते हुए बिहार के युवाओं को देखा है, जिन लोगों ने पलायन को देखा है, जिन लोगों ने एक दर्द महसूस किया है, जिन लोगों ने बच्चों को अपराधी बनते हुए देखा है, उनकी उन्नति, उत्थान, तरक्की और उत्थान को देखने के लिए, और कहीं ना कहीं उनका भी भविष्य उज्जवल हो, वो भी कहीं ना कहीं बिहार को डेवलप करने में उनकी भी भूमिका बने, इस नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। जातिगत आरक्षण के प्रतिशत को लेकर जिस तरीके से राजनीति गर्म है, ऐसे में राजद लगातार कह रही है कि जो आरक्षण का जो प्रतिशत है वो बढ़ाया जाए। ऐसे में भाजपा भी कह रही है कि हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन अब जो है कोर्ट के द्वारा भी खारिज कर दिया गया कि अब जो है प्रतिशत को नहीं बढ़ाया जाएगा। ऐसे में हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुमित शशांक हैं, जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। आरक्षण को जो जिस तरीके से प्रतिशत बढ़ाया गया, आप लोगों को क्या लगता है कि कहीं से उचित है? संवैधानिक तौर पे अगर हम लोग बात कर लें तो 50% से ज़्यादा आरक्षण देने की संवैधानिक तौर पर अनुमति नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं बिहार के मूलभूत मुद्दों को समझने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है कि विगत कुछ वर्षों में बिहार में जो भी सरकारें रहीं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारों से पूर्व जो भी सरकारें रहीं, उन लोगों की उदासीनता का परिणाम निकल करके आया कि आज भी कहीं ना कहीं बिहार के बच्चों को पलायन का दंश झेलना पड़ता है। बिहार का एक मध्यम तबका, ग्रामीण तबका, ये जो क्षेत्र है ना, खास करके बिहार में जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, उनके बच्चों को कहीं ना कहीं दोयम दर्जे की मानसिकता से ग्रसित होना पड़ता है। उनकी उन्नति, उत्थान, तरक्की और उत्थान को देखने के लिए, और कहीं ना कहीं उनका भी भविष्य उज्जवल हो, वो भी कहीं ना कहीं बिहार को डेवलप करने में उनकी भी भूमिका बने, इसके लिए बिहार सरकार ने एक प्रावधान लेकर के आया। परंतु माननीय कोर्ट ने इन विषयों को, जिस तरीके से आप देखेंगे कि चीज़ें निकल करके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती हैं, और उसके बाद जो भी चीज़ें निकल करके आती हैं जग जाहिर हैं, पूरा बिहार जानता है। लेकिन मेरा मानना है कि माननीय कोर्ट के डिसीजन पर टीका टिप्पणी करना, ये कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। तो इस पर तो टीका टिप्पणी करने से प्रत्येक व्यक्ति को बचना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार विषय को अभी भी अवलोकन में रखी हुई है। अपने नीति निर्माणकर्ताओं के माध्यम से, संविधान के विशेषज्ञों के माध्यम से इन विषयों को आंकलित किया जा रहा है, इन विषयों को देखा जा रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में आप देखेंगे कि बिहार के प्रत्येक वर्ग को, खास करके पिछड़ी जातियों को, और पिछड़े वर्ग से आने वाले जो बच्चे हैं, पिछड़े वर्ग से आने वाले जो लोग हैं, किसान मजदूर तबका जो है, उसको और अपलिफ्ट करने के लिए, उसकी सामाजिक व्यवस्था। राजद तो कह रही है कि आप लोग आरक्षण विरोधी हैं। देखिए, राजद गुंडा पार्टी है। राजद के जो नेता है ना, लालू जी ने क्या किया? उस व्यक्ति ने इंसान तो इंसान, भैंस को भी नहीं छोड़ा, भैंस का भूसा लूट लिया। ये माननीय सजा याफ्ता, ये जो माननीय कोर्ट के द्वारा सजा याफ्ता मुजरिम है, सजा याफ्ता मुजरिम, जिसको माननीय कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि इनको भैंसों का चारा चोरी करने, गाय का चारा चोरी करने, पशुओं का चारा चोरी करने के लिए ये कुख्यात हैं। तो जो व्यक्ति दलित, मजदूर, आदिवासी वर्ग से आने वाले जो लोग हैं, उनकी दैनिक दिनचर्या का जो साधन है, जो पशु हैं, जिसका दूध पिला के वो अपने बच्चों को पाला करते थे 90 के दशक में, उसका चारा चोरी कर लिए, वो दूसरे पे आरोप लगाएंगे। एक कहावत है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो 90 का दशक जिन लोगों ने देखा है, नरसंहार का दौर जिन लोगों ने देखा है, जिन लोगों ने हत्या, अपहरण, लूट और बलात्कार का दौर देखा है, जिन लोगों ने सड़कों, गड्ढों में सड़क को देखा है, और जिन लोगों ने अपाहिज, अपंग होते हुए बिहार के युवाओं को देखा है, जिन लोगों ने पलायन को देखा है, जिन लोगों ने एक दर्द महसूस किया है, जिन लोगों ने बच्चों को अपराधी बनते हुए देखा है, गिरोह चलाते हुए देखा है, वो लोग तो
ऐसे लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं इनके कुकृत्यों के लिए ऐसे लोगों को तो तिरस्कृत कर दिया इन लोगों ने। लेकिन आरक्षण का मुद्दा जो है राज्य से अब जो है केंद्र तक चली गई है। लगातार बीजेपी भी हमलावर कर हो रही है और विपक्ष भी आप लोगों पर हमलावर हो रही है। वार प्रतिवार का जो ये सिलसिला है कब थमेगा? आप लोगों को क्या लगता है कि आरक्षण का जो प्रतिशत है वो बढ़ेगा या जो 50% का 49% जो आरक्षण अभी तक है संवैधानिक तौर पर वही रहेगा? देखिए, हाइपोथेटिकल बातें मैं नहीं करता। चीज़ें संविधान सम्मत होंगी। संविधान के अंतर्गत जो चीज़ें सही हैं, भारतीय संविधान जिन चीज़ों पे की अनुशंसा करता है, निश्चित रूप से वो सभी कार्य जो हैं वो होंगे। और रही बात आरोप और प्रत्यारोप की, तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना। जिन लोगों ने लूट तंत्र मचा के रखा, बिहार को कहीं ना कहीं लूट तंत्र के हवाले कर दिया, जिन लोगों के लिए सिर्फ अपनी बेटियों के शादियों में शोरूम को लुटवा लेना ही ये सत्ता चलाना था, ऐसे लोगों से हमें ज्ञान नहीं चाहिए। आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ाइएगा आप लोग? मैंने तो स्पष्ट रूप से हमारे सरकार ने इस विषय पे संज्ञान लिया है। काम किसने किया? सरकार ने किया, हमने किया। इंडी गठबंधन तो कह रही है कि हम लोगों के कहने पे इंडी गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है, दक्षिण भारत में इसने क्या किया? मुसलमानों को आरक्षण दे दिया। किसका आरक्षण छीन के? ओबीसी और एससी एसटी का। तो एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण का लुटेरा कौन? इंडी गठबंधन, कांग्रेस पार्टी। हिंदुओं को मार करके मंदिरों पर टांग देने की बात करने वाला कौन? तो इंडी गठबंधन। इंडी गठबंधन में मुस्लिम लीग गोद में खेल रही है ना कांग्रेस ऐसे लोगों के। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं सुमित जी, क्या लगता है कि भारत का जो ये जो राजनीति है, क्या वो आरक्षण जाति आधारित चुनाव होते रहेगा या सिर्फ मुद्दा जो है विकास का होगा, डेवलपमेंट का होगा, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात होगी, या पर्यटन को विकास करने को लेकर होगा, या सिर्फ राजनीति जो है सेकने के लिए जो है जाति को विभेद करूँ, इधर उधर की बातें करो, बरगलाते रहो, काम करते रहो, सत्ता में बने रहो? आपने 3-4 महत्वपूर्ण मुद्दे रखा, मैं 3-4 मुद्दों पे बताना चाहूँगा। क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ है? क्या देश 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी बन गया? पहले आपके घर में या फिर प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ पे उपस्थित है, सबके घर में 1 घंटे बिजली आती थी, आज 24 घंटे बिजली आती है। क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? बिजली आती है तो बिजली की खपत कहाँ होती है? हैवी इंडस्ट्रीज़ में बिजली की खपत होती है, और भी ऊर्जा सेक्टर्स वगैरह जो हैं उसमें बिजली की खपत होती है। आज ट्रेनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। ये सब किसके काल में हुआ? नरेंद्र मोदी जी के काल में हुआ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आज बिजली की ही देन है, आज ऊर्जा की ही देन है कि इस मोबाइल के माध्यम से यहाँ बैठ करके 5G नेटवर्क के माध्यम से हम कहीं ना कहीं डिबेट कर पा रहे हैं। या फिर मुद्दों को में 1 घंटे बिजली आती थी, आज 24 घंटे बिजली आती है। क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? बिजली आती है तो बिजली की खपत कहाँ होती है? हैवी इंडस्ट्रीज़ में बिजली की खपत होती है, और भी ऊर्जा सेक्टर्स वगैरह जो हैं उसमें बिजली की खपत होती है। आज ट्रेनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। ये सब किसके काल में हुआ? नरेंद्र मोदी जी के काल में हुआ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आज बिजली की ही देन है, आज ऊर्जा की ही देन है कि इस मोबाइल के माध्यम से यहाँ बैठ करके 5G नेटवर्क के माध्यम से हम कहीं ना कहीं डिबेट कर पा रहे हैं, या फिर मुद्दों को मैं देश भर के सामने रख पा रहा हूँ, आप प्रश्न कर पा रहे हैं। तो लोकतंत्र के सभी स्तंभों को अगर किसी ने अपने फायदे के लिए आपने बात किया मोबाइल सेक्टर की, तो हम यहाँ पे बात बोलना चाहेंगे। अपने फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए BSNL को आप लोगों ने गर्क में ठेला। BSNL को गर्क में ठेलने का काम कांग्रेस पार्टी ने लूट मचा के किया था। 2G घोटाला कांग्रेस पार्टी ने किया था, लेकिन इसके अलावा हमने BSNL को कहीं ना कहीं स्तंभ प्रदान करने का काम किया। आज BSNL पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ काम कर रहा है। आज सभी पदाधिकारियों के पास और ज़्यादातर ऑफिसेज वगैरह जितने हैं सब जगह BSNL के सिम लोगों के पास मौजूद है। ज़्यादातर लोग अगर एक किसी अन्य कंपनी का सिम रखता है तो एक BSNL का सिम सभी लोग रखना चाहते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ BSNL तक ही चीज़ें सीमित नहीं हैं। इसके अलावा भी अन्य PSUs जो कभी घाटे में हुआ करते थे वो सभी PSUs आज फ़ायदे में। बड़े बड़े बंदरगाह भारत में बने हैं, तो क्या वो बंदरगाह टमाटर और सब्जी ढोने के लिए तो नहीं है? उस पर तो सारी की सारी चीज़ें ढोई जाती है ना। कहीं ना कहीं हैवी गुड्स जो हैं उनको ढोया जाता है, फलों को, सब्जियों के व्यापार के लिए या फिर विभिन्न चीज़ों के लिए वो जाने जाते हैं। तो देश तो तरक्की कर रहा है, तरक्की सिर्फ इनके युवराज नहीं कर रहे हैं। अब राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, लेकिन जब कहा जाता है कि इतने महान नेता हैं कि इनकी जाति से ही शुरुआत की जाए, तो ये
उन चीज़ों से बचते हैं। ये तो हमारे साथ सुमित शशांक, जिनको आप सुन रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, फायर ब्रिगेड भी इनको कहा जाता है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।